Welcome and welcome back to the channel. So I am having another important question for nursing competitive exams. Okay, so I hope you must have seen my previous video on the same thing. Okay, so हमारे पास I'm having multiple questions for you and I would help you कि आप उसको कैसे solve कर सकते हैं. What are the points you need to focus on your answer. So the first question we are having is, what is the priority goal for a client with asthma who is being discharged from the hospital? Okay, सो क्लियरली आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका एक पेशेंट है जिनको अस्थमा था, तो अब आप क्या कर रहे हो, उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हो, तो आपका प्रायोरिटी गोल क्या होगा उनके लिए. ठीक है, आपको फोकस करना है किस चीज़ पे, प्रायोरिटी गोल. ओके, सेकेंड पेशेंट इज़ हैविंग अस्थमा एंड थर्ड द पेशेंट इज़ बीइंग डिस्चार्ज. ठीक है, तो डिस्चार्ज होते टाइम आपको क्या चीज़ फोकस करनी है. ठीक है, फर्स्ट इज एबल टू मेंटेन द पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपका पेशेंट है उसे ऑक्सीमीटर रीडिंग आना चाहिए ना. कैसे करते हैं, सो देखो फर्स्ट ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है कि ठीक है पेशेंट को पता होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट प्रायोरिटी. प्रायोरिटी पे मतलब आपको उस चीज़ को रखना है जो पेशेंट को क्या, पेशेंट की कंडीशन को ईजिली क्या है डिग्रेड कर सकता है और ईजिली पेशेंट की कंडीशन को क्या है अपग्रेड कर सकता है. समझ रहे हो, तो यहाँ पर प्रायोरिटी ये नहीं है कि पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग आनी चाहिए. पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग नहीं भी आएगी तो भी वो एक ऑटोमेटिक डिवाइस है. अगर पेशेंट उसको अपने फिंगर नेल पे रख भी लेगा, ठीक है, अगर पेशेंट उसका यूज़ भी करते तो उसमें ऑलरेडी सारी थिंग ऑलरेडी मैंशनड होती है, तो इसमें पेशेंट को अलग से कुछ स्किल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये वो अपने डेली लाइफ में नॉर्मली भी कर सकते हैं, तो ये कोई प्रायोरिटी गोल नहीं है. ठीक है, उसके बाद है नोज दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस आवर्स, कि उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑफिस आवर्स के बारे में पता होना चाहिए. हाँ, आई नो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पता होगा तभी वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं या कभी वो अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट प्रायोरिटी कि अगर उसको नहीं भी पता है और कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ सकती है तो आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी कॉल कर सकते हो. ठीक है, इमरजेंसी कॉल कुड बी डन. तो ये चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं. ठीक है, कि अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, मैनेज हो सकती है सिचुएशन, तो ये काट. ठीक है, मतलब ये आपका रॉन्ग आंसर है. उसके बाद जो है, कैन आइडेंटिफाई द फूड्स दैट मे कॉज वीजिंग. ठीक है, तो देखो जो अस्थमा जिनको भी होता है, ठीक है, तो फूड के थ्रू जो होना ना, फूड एलर्जीज़ की वजह से अस्थमा होना काफ़ी रेयर होता है, मतलब बहुत कम सिचुएशन में होता है. ठीक है, और ये चीज़ पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे किसी फूड से हो रहा है तो उसे पता होगा ना, किसी और डस्ट चीज़ से हो रहा है या किसी से भी कोई भी आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स है तो वो पेशेंट को पता होगा. तो ये कोई प्रायोरिटी गोल नहीं कि उसको डिस्चार्ज के समय पता होना चाहिए. दैट इज़ वो चीज़ तो उसे ऑलरेडी पता है, अपने ड्यूरिंग डायग्नोसिस उसको पता चलेगा, हॉस्पिटल स्टे भी उसे पता चल जाएगा. तो ये चीज़ पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पे पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा कुछ ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है. सेकेंड थिंग कि फूड बहुत कम ही अस्थमा को कॉज करते हैं. ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है. सो आपके पास राइट आंसर क्या बचा, डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ मीटर डोज इनहेलर. अब ये भी सही है या नहीं. ठीक है, तो देखिए जब मीटर डोज इनहेलर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं कॉमनली यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, मीटर डोज इनहेलर क्या होता है कि आपका जो डोज होती है ना वो डिफाइंड होती है इसमें. ठीक है, तो अगर आपके पेशेंट को नहीं पता है कि इसमें आपको कितनी डोज रखनी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, आगे जाके डिग्रेड भी हो सकती है. ठीक है, अगर पेशेंट को फॉर से कि कोई एक अस्थमा अटैक आ गया, ठीक है, अस्थमा अटैक, तो अस्थमा अटैक के टाइम पे भी अगर पेशेंट को मीटर डोज इनहेलर यूज़ करना नहीं आता होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पेशेंट अपने आप को सेव नहीं कर सकता. ठीक है, पेशेंट अपना कंडीशन को क्या है फिर से इम्प्रूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ जाननी, ये प्रायोरिटी गोल होना चाहिए आपका कि एक पेशेंट को मीटर डोज इनहेलर यूज़ करना आना चाहिए. अगर उसे ये चीज़ ईजिली आती होगी तो वो अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट को भी क्या है ऑनगोइंग रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी केयर में रख सकते हैं और उससे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा. और अगर इफ़ इन केस पेशेंट को अस्थमा अटैक भी आता है तो अगर उन्हें मीटर डोज इनहेलर का यूज़ पता है तो वो अपनी उस कंडीशन से क्या है अपने आप को अराइज कर सकते हैं. ठीक है, उस कंडीशन से उस टाइम के लिए क्या है सिम्टम्स को सबसाइड कर सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ मीटर डोज इनहेलर्स. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द अनदर क्वेश्चन. So the another question is, a client is diagnosed with Cushing syndrome. Which clinical manifestation does the nurse expect to increase in client with Cushing syndrome? Okay, तो यहाँ पर आपके क्लाइंट का डायग्नोसिस क्या है, Cushing syndrome. ठीक है, Cushing syndrome में आपको पता है कि पेशेंट के पास क्या होता है, मून फेस हो जाता है. ठीक है, जिसमें पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, एडिमा आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो नर्स को पता होना चाहिए कि अगर Cushing syndrome हुआ तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हमें देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास था यूरिन आउटपुट.
जो आपका पहला ऑप्शन है यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बेसिकली यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज सीरम पोटेशियम। सीरम पोटेशियम, तो ये आपका क्लियरली रॉन्ग आंसर है। यूरिन आउटपुट क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट तो कम हो रहा है, पर हमें चीज़ क्या देखनी है, जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज सीरम पोटेशियम। सीरम पोटेशियम में आपका क्या है, आपको एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि जब कुशिंग सिंड्रोम होता है तो जो आपका सोडियम होता है, सोडियम इंक्रीज़ होता है, और जो पोटेशियम है आपका, ठीक है, पोटेशियम हमेशा डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता रहता है, तो एक्सक्रीट होने की वजह से, मतलब बॉडी से कंटिन्यूस आउट होने की वजह से सीरम पोटेशियम लो होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि हमें तो कुछ इंक्रीज़ देखना है, तो सीरम पोटेशियम हमारा इंक्रीज़ नहीं होता है। उसके बाद आता है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। सप्रेस होने का मतलब है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है इंक्रीज़ होने का, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। अब बचता है ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। तो अल्टर होने की वजह से क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा। अल्टर होने की वजह से क्या होगा, इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, तो ग्लूकोज लेवल आपका क्या होता है, इस कंडीशन में बढ़ जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज लेवल। यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से आपका यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग है सीरम पोटेशियम। पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है तो कम हो जाएगा बॉडी में से, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड थिंग इज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स तो सप्रेस हो रहा है, सप्रेस होने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तभी तो आपकी बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। सो लेट्स जस्ट सी another question we are having. So the question is, for which client response should the nurse monitor when accessing for the complication of hyperparathyroidism, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा क्लाइंट रिस्पॉन्स होगा जिसकी वजह से पेशेंट को क्या देखना है, जब वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन देखेगी, ठीक है, किसकी, पैराथायरॉयडिज्म की हाइपर प्रोडक्शन को देखेगी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ टिटेनी। तो टिटेनी क्या होता है हमारा, देखो पहली चीज़ जो आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपका कैल्शियम जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो जो टिटेनी है आपका, टिटेनी कब होता है, जब आपका कैल्शियम लेवल लो होता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम लोअर लो, अभी हमने देखा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम लेवल बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, इट मीन्स कि ये तो क्राइटेरिया अपोजिट जा रहा है, तो मतलब ये कंडीशन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की नहीं होगी, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। सेकेंड थिंग आपका है सीजर्स। सीजर्स आपको पता है एक न्यूरल एक्टिविटी है, ठीक है। न्यूरल एक्टिविटी भी सीजर्स कब होता है, बेसिकली न्यूरल एक्टिविटी में, जब वो न्यूरल एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तो अलग ग्लैंड है, आपका ब्रेन अलग चीज़ है, तो यहाँ पर ये चीज़ कहीं से रिलेट नहीं हो रही है, तो सीजर्स भी आपके हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग आपका क्या है, बोन पेन। तो जो आपका बोन पेन है वो आपको, बोन्स आपकी किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, मैंने बताया था कि कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो आपकी बोन्स में से क्या होगा, अब कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ेगा कैसे, जब वो बोन्स में से रिलीज़ होगा। अब जब बोन में से वो रिलीज़ होने लगा तो बोन में तो कम हो गया ना कैल्शियम, तो बोन में जब वो कैल्शियम कम होगा, ठीक है, तो आपकी बोन्स कैसी हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है, और पेनफुल हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग आपका क्या है, ग्रेव्स डिजीज़। देखो ग्रेव्स डिजीज़ कौन सी कंडीशन है, जब आपका थायराइड बढ़ता है।
जब आपका थायराइड में इंक्रीज होता है तो तभी आपकी ग्रेव्स डिजीज़ देखने को मिलती है। पर हम तो बात किसकी कर रहे हैं, पैराथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। तो थायरॉयडिज्म इंक्रीज हो रहा है, तो थायराइड और पैराथायरॉयड दोनों अलग चीज़ है, तो ये भी गलत आंसर है। तो बचा क्या हमारे पास रेलेवेंसी में, बोन पेन। बोन पेन क्यों, क्योंकि कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, बोन्स में उसका कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, आयंस का रिलीज ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे बोन्स कैसी होगी, पोरस, वीक और पेनफुल, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, बोन पेन। टिटैनी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा कैल्शियम का लेवल लो है। सीजर्स कब हो रहा है, जब आपका न्यूरल एक्टिविटी बढ़ रही है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और न्यूरल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर रॉन्ग है आपका। ग्रेव डिजीज कब हो रही है, जब आपका थायराइड बढ़ रहा है, ठीक है, और हम बात करें पैराथायरॉयड की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्रेव डिजीज भी इसमें रॉन्ग आंसर है। तो बचता क्या है, बोन पेन। तो बोन पेन क्या होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से क्या होता है कि बोन्स में से कैल्शियम रिलीज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ता है, पर बोन्स में तो कम हो रहा है ना। तो बोन्स क्या होती है, पोरस, वीक और पेनफुल हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज बोन पेन। सो लेट्स जस्ट सी द अनदर क्वेश्चन. So the another question is, a nurse is caring for a client with scabies. Which information about scabies should the nurse consider when planning for the care of the client? So what the question is having कि क्लाइंट है आपके पास जिसको स्कैबीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कैबीज़ की नर्स को क्या है, जब वो केयर प्लान करेगी उस पेशेंट के लिए, तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो नर्स को मेनली कंसीडर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एसोसिएटेड विद अदर एलर्जीज, ठीक है। तो स्कैबीज़ कभी भी आपका कोई भी एलर्जी से रिलेट नहीं करता है, ठीक है, ये एलर्जी से रिलेट नहीं करता है स्कैबीज़, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है पहली चीज़, ठीक है। स्कैबीज़ कभी भी कोई भी एलर्जी से एसोसिएट नहीं करता है। सेकेंड थिंग है, क्रॉनिक विथ एक्जर्बेशंस, ठीक है। तो जो क्रॉनिक विथ एक्जर्बेशन की कंडीशन है, तो स्कैबीज़ क्या है, आपका एक्यूट इन्फेस्टेशन है, ठीक है। कि ये आपका क्या है, अगर आप मेडिसिन प्रोवाइड करते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये सबसाइड हो जाता है। तो क्रॉनिक तो ये कभी होगा ही नहीं, तो ये क्या है, एक्यूट इन्फेस्टेशन है। तो क्रॉनिक विथ एक्जर्बेशंस मतलब कि अगर वो सीवियर होता जा रहा है और पेशेंट के उसमें क्या है, वो मल्टीपल सिम्टम्स लेके आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहा है, तो ये चीज़ कभी इसमें डेवलप नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड क्या, इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। तो ये कभी भी एक फंगस से कॉज नहीं होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। स्कैबीज़ को कॉज करता है इचमाइट, ठीक है, इचमाइट कॉज करता है इसको बेसिकली, जिसका नाम क्या है, सारकोप्टिस स्कैबियाई, ठीक है, सारकोप्टिस स्कैबियाई। ये आपका बेसिकली क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है, एक पैरासाइट है जो क्या कॉज कर रहा है, स्कैबीज कॉज कर रहा है, जिसका नाम क्या है, सारकोप्टिस स्कैबियाई। ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट मीन्स कि ये होस्ट की बॉडी में जाता है और वहाँ जाके अपने आप को इन्फेस्टेशन कॉज करता है। तो ये कोई फंगस नहीं है, ठीक है। तो ये कॉज कौन कर रहा है, इचमाइट। इचमाइट का नाम क्या है, सारकोप्टिस स्कैबियाई, जो कि एक आपका पैरासाइट है, फंगस तो है ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट थिंग इज़ हाईली कॉन्टेजियस। तो हाईली कॉन्टेजियस इसलिए है क्योंकि जो इसको कॉज कर रहा है, ठीक है, ये पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या करता है, ये पैरासाइट आपके स्किन के अंदर जाता है और स्किन के अंदर जाके क्या करता है, एग्स को ले करता है अपना, ठीक है, अपने एग्स को क्या करता है, वहाँ पे डिपॉजिट करता है। तो इसके जो एग्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं, आपके एग में से जब और पैरासाइट रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके स्किन में आ रहा है, स्किन में अपने एग्स को ले कर रहा है और वहाँ पर फिर वो एग्स क्या कर रहे हैं, जब वो बर्स्ट होंगे उनमें से न्यू पैरासाइट रिलीज होगा तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, अपने सिम्टम्स को शो करना शुरू करेंगे। अब कॉन्टेजियस क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे, आपका स्किन से। तो आपकी स्किन क्या करती है, आपके ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग स्किन का क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। आप क्लोथिंग्स वेयर करते हो या आप कभी किसी बेडशीट वगैरह को टच कर रहे हो या किसी अदर पर्सन को टच कर रहे हो, तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस होता है, आपका जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है वो स्किन के थ्रू होता है। तो ये चीज़ क्या है, और ये आपका जो ये पैरासाइट है ये बेसिकली अपने एग्स को ले डाउन कहाँ कर रहा है, स्किन में ही कर रहा है। तो ये बेसिकली आपकी स्किन को टारगेट करता है और आपकी जो स्किन है वो क्या है, मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब एवरीथिंग जो आपका पहला कांटेक्ट में आता है वो आपकी स्किन के थ्रू ही कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाता है, अगर ये डिजीज़ आपकी स्किन को ही टारगेट कर रही है और आप सबसे पहले स्किन के थ्रू ही कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दिस डिजीज़ इज़ हाईली कॉन्टेजियस, ठीक है। तो जब कभी भी एक नर्स अगर
एक केयर प्लान करेगी किसी भी पेशेंट के लिए जिसको स्केबीज हुआ है, ठीक है। तो वो ये चीज़ देखेगी, उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि ये हाईली कंटेजियस बीमारी, ये किसी फंगस की वजह से कॉज नहीं हो रही है, ना ही ये कोई क्रॉनिक कंडीशन हो जाएगी, ना ही किसी एलर्जी से रिलेट होती है। बस ये क्या होती है, एक पैरासाइट कॉज करता है जो इसको क्या करता है, हाईली कंटेजियस बना देता है। So let's see the another question we are having. So the another question is, a nurse should expect to identify a loss of which ability when assessing an unconscious client, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कौन है, एक अनकॉन्शियस क्लाइंट है। तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक अनकॉन्शियस क्लाइंट है, तो जब कभी आप उसको एसेस करोगे आप, तो वहाँ पर आपको ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसका आपको लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस है, आप असेस कर रहे हो और आपको ये चीज़ देखनी कि कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो लूज़ हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली एबिलिटी लूज़ करने के बारे में बोला गया हियरिंग वॉइसेस, ठीक है। हियरिंग वॉइसेस को क्या है, हम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो वॉइसेस है ना वो सेंस हमारा लास्ट में लूज़ होती है, ठीक है। तो लास्ट में लूज़ होने की वजह से क्या है, बेसिकली क्या है, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं बेसिकली। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन लास्ट में आती है, तो ये अनकॉन्शियस पेशेंट को, ये स्टार्टिंग में क्या है आपका, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग में लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कब लूज़ होता है, लूजेज एट लास्ट, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें लॉस किस एबिलिटी का नहीं हो रहा, हियरिंग वॉइसेस का नहीं हो रहा, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट कहीं ना कहीं आपकी वॉइसेस को सुनता है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं जज कर सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मूविंग स्पॉन्टेनियसली। मूविंग स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, जो मोशन है यहाँ पे, मतलब मूविंग स्पॉन्टेनियसली, हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोशन क्या होता है कि स्टिल ये आपका क्या होता है, अनकॉन्शियस क्लाइंट में पॉसिबल है, ठीक है। कि आपका अनकॉन्शियस क्लाइंट क्या है, वो मतलब एक पॉइंट पे क्या है, पॉसिबल है कि वो हल्का फुल्का मोशन शो कर सकता है, ठीक है। एक फिंगर आपकी मूव हो गई या कुछ भी, आईलिड आपका मूव हो गया, तो ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियस क्लाइंट में लूज़ नहीं हो रही एबिलिटी, हियरिंग वॉइसेस की एबिलिटी भी लूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्पॉन्टेनियसली मूव करने की एबिलिटी भी लूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। थर्ड थिंग इज, थर्ड थिंग क्या है, रिएक्टिंग टू पेनफुल स्ट्यूमुलाई। रिएक्टिंग टू पेनफुल स्ट्यूमुलाई क्या है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। कि रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो आपका अनकॉन्शियस पेशेंट होता है वो आपको आपको पेन को लेकर के क्या है, रिएक्ट करता है। पेन रिएक्शन आपको अनकॉन्शियस पेशेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप कोई एक निडल प्रेस करते हो, हम क्या करते हैं, आपका अनकॉन्शियस पेशेंट स्टिल वहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन शो ज़रूर करता है। तो ये एबिलिटी क्या है, लूज़ नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने रिफ्लेक्स आँख की कंडीशन सुनी, ठीक है। इवन तो आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, बट स्टिल वो क्या है, कहीं ना कहीं चीज़ों से रिएक्ट कर देती है उसकी बॉडी, ठीक है। तो ये एबिलिटी आपकी लूज़ नहीं हो रही है, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है। थर्ड थिंग इज कंट्रोलिंग एलिमिनेशन। सो यस, जब आपका पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो वो जो अपने स्पिंटर्स हैं, ठीक है, स्पिंटर्स का जो उसका कंट्रोल है वो उसको लूज़ कर देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपका अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो कहीं भी आपका यूरिन या फीकल मैटर पास कर सकता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोलिंग एलिमिनेशन। सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी पेशेंट की लॉस हो जाती है, ठीक है। हियरिंग वॉइसेस क्या है, लूजेज एट लास्ट, ठीक है। तो ये कोई इतना कंसिडरेशन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। जब आप उसे एक्सेस करोगे तो पेशेंट कहीं ना कहीं वॉइसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिएक्शन शो करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मूविंग स्पॉन्टेनियसली। तो यहाँ पर जो मोशन है पेशेंट का एट सम पॉइंट पॉसिबल है अगर आप पेशेंट को पेन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन भी इसी से रिलेट कर रहा है, रिएक्टिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई, कि अगर आपके पेशेंट को आपने कहीं पेन इंड्यूस किया है तो पेशेंट वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिएक्ट कर देगा। तो बचता क्या है, कंट्रोलिंग एलिमिनेशन, की हाँ पेशेंट के जो स्पिंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी एबिलिटी वो लूज़ कर देता है, तो वो कहीं भी अपना क्या है, फीकल मैटर या यूरिन क्या है, पास कर सकता है, ठीक है। So let's see the another question we are having. So the question we are having is, a client with spinal cord injury has paraplegia. Okay. So the nurse assess for which major problem the client may experience early in the recovery. ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या एक पेशेंट है जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ठीक है, और उसे बेसिकली पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया मीन्स आपका पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है।
तो यहाँ पर जब आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का पैरालिसिस हो जाता है तो उसको बोलता है पैराप्लेजिया, ठीक है। तो पैराप्लेजिया में आपका एक क्लाइंट है जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और उसे पैराप्लेजिया हुआ है, तो अब रिकवरी पीरियड में, ठीक है, तो एक्सपीरियंस अर्ली इन रिकवरी पीरियड, यानी रिकवरी पीरियड में सबसे शुरुआत में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, यूज़ फॉर एड्स ऑफ एम्बुलेशन, ठीक है। तो देखिए अब पेशेंट का क्या है, अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कोई क्या है, पैरालिसिस हो गया, मतलब कि पेशेंट का कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी कि वॉलंटरी कंट्रोल तो है ही नहीं पेशेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब पेशेंट का कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो आप यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हो, मोबिलिटी को अचीव कर सकते हो। अचीव कैसे कर सकते हो, ठीक है, कैसे, व्हील चेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पे व्हील चेयर के थ्रू भी पेशेंट को मूव करवा सकते हो। तो पेशेंट को एम्बुलेशन के लिए कोई एड्स की ज़रूरत नहीं है सच, और कोई एक बहुत बड़ा इशू भी नहीं है जो पेशेंट को फील करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा अपने रिकवरी के टाइम पे, ठीक है। तो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग, इसीलिए क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेशेंट अगर इस जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते तो आप अपनी हेल्प से उसे मूव करवा सकते हो। तो ये कोई पेशेंट को मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने बोला है मेजर प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज़ क्वाड्रिसेप्स सेटिंग। क्वाड्रिसेप्स सेटिंग में क्या होता है कि ये जो चीज़ है आपका मोटर कंट्रोल चाहिए इसमें बेसिकली आपको, ठीक है। तो जिन चीज़ों के लिए मोटर कंट्रोल चाहिए वो तो पेशेंट के पास है ही नहीं। तो जब वो पेशेंट के पास है ही नहीं तो क्वाड्रिसेप्स, उसे एज सच लेग्स की कोई ज़रूरत नहीं, क्वाड्रिसेप्स की लेग मसल्स में होती हैं, ठीक है। तो उसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं पेशेंट को। अगर पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है तो वो व्हील चेयर में जा सकता है, तो और ऐसा भी ऐसा कोई लेग से पेशेंट को काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। थर्ड थिंग इज़ इन न्यूट्रिशनल इंटेक। तो न्यूट्रिशनल इंटेक में क्या है कि जो क्लाइंट की एबिलिटी इंजेस्ट करने की, डाइजेस्ट करने की या मेटाबोलाइज करने की वो अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। जो आपका फूड इंजेशन एंड डाइजेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, डजेंट गेट अफेक्टेड, ठीक है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर पेशेंट को पैराप्लेजिया हुआ है तो उससे पेशेंट के फूड इंजेक्शन को लेके कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो अपर क्वाड्रेंट में आता है और आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी से पैर आपके काम करने बंद कर देते हैं, बाकी ऑल ओवर द बॉडी तो अच्छे से हेल्थीली फंक्शन करी। तो न्यूट्रिशनल इंटेक का तो पेशेंट को कोई इशू ही नहीं आने वाला है। तो पेशेंट को मेन इशू किस चीज़ का आने वाला है, ब्लैडर कंट्रोल का, ठीक है। ब्लैडर कंट्रोल का इशू पेशेंट को क्यों आने वाला है, क्योंकि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में एक आपका रीजन होता है जिसको बोलते हैं मिक्चुरेशन सेंटर, ठीक है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर, ठीक है। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर आपका कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में लोअर एंड पे, ठीक है, सैक्रल रीजन में। तो यहाँ पर क्या है, अगर पेशेंट को पैराप्लेजिया मतलब पेशेंट को इंजरी बेसिकली कहाँ है, लोअर रीजन में है, ठीक है, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के लोअर रीजन में, ठीक है। और आपके स्पाइनल कॉर्ड के लोअर रीजन में क्या मिलता है, मिक्चुरन रिफ्लेक्स सेंटर मिलता है, ठीक है, जहाँ से आपका क्या है, ब्लैडर बाउल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी आपका पेशेंट है अब जिसको पैराप्लेजिया हुआ है तो इट मीन्स उसका क्या है, लोअर रीजन में डैमेज आया होगा। तो लोअर रीजन में डैमेज आने की वजह से क्या होगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर पेशेंट का क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट को ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिलेगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। तो पेशेंट कभी भी कहीं भी इनवॉलेंटरली क्या होगा, यूरिन पास कर देगा, उसकी जो यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो जाएगी। तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब उसे ब्लैडर कंट्रोल करने की बात आएगी, ठीक है। तो आपको मेन प्राइमरी फोकस किस पे करना होगा, पेशेंट के ब्लैडर कंट्रोल पे, यानी कि आपको ऑल द टाइम पेशेंट को क्या है, मॉनिटर करना होगा, ठीक है। तो आपका ब्लैडर कंट्रोल यहाँ पे मेन है कि पेशेंट कहीं भी कभी भी इनकॉन्टिनेंसली यूरिन को क्या है, पास कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा एम्बुलेशन की एड्स की हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पे आप इसको व्हील चेयर से भी मेंटेन कर सकते हो। क्वाड्रिसेप्स सेटिंग भी वही चीज़ है कि आपका क्या है, पेशेंट को कोई मूवमेंट नहीं करनी है, तो इसमें ये मोटर कंट्रोल की बात है। पेशेंट का मोटर कंट्रोल तो वैसे भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा चीज़ कोई इशू नहीं है। आप वहाँ पर सेम चीज़ यही चीज़ है कि ये चीज़ रिलेटेबल है कि अगर पेशेंट का पैर काम नहीं करे तो आप व्हील चेयर से वर्क करा सकते हो, या पैसिवली क्या अपने हैंड से मूवमेंट करा सकते हो। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। न्यूट्रिशनल इंटेक क्या है कि आपके अपर क्वाड्रेंट में हो रहा है और ये तो आपके लोअर क्वाड्रेंट में हो रहा है पैरालिसिस, तो इसका तो कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है, वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग पे काम करेगा। बचता है ब्लैडर कंट्रोल। तो जो ब्लैडर है आपका
वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर से काम कर रहा है। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर आपका कहाँ होता है, लोअर रीजन में होता है। पैराप्लेजिया में भी आपको पता है कि लोअर रीजन में इंजरी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर काम नहीं कर रहा है। जब वो काम नहीं करेगा तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस होगी। तो पेशेंट अगर कहीं भी ब्लैडर पास कर देगा, कहीं भी यूरिन पास कर देगा बेसिकली, तो क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मेजर प्रॉब्लम जो क्लाइंट को होगी वो होगी ब्लैडर कंट्रोल की। So let's just see the another question we are having. So the question is, which nursing action can best prevent infection from a urinary retention catheter? ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक पेशेंट है जिसको यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर लगा हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, आपको कौन सा इन्फेक्शन वहाँ पे प्रिवेंट करना है, बेस्ट प्रिवेंशन एक्शन। ठीक है, बेस्ट प्रिवेंट एक्शन की सबसे मेजरली कौन सा ऐसा इन्फेक्शन होगा जिसको आपको कि क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ है हमारी क्लेंजिंग द पेरिनियम। तो क्लेंजिंग द पेरिनियम इज़ हेल्पफुल। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें पेरिनियल एरिया को क्लेंस करना चाहिए, पर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर में जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपकी यूरिनरी मीएटस के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, यूरिनरी मीएटस के ही पास होते हैं, तो वो इजीली क्या होते हैं, एंटर करके इन्फेक्शन को ज़्यादा कॉज कर सकते हैं। तो यूरिनरी मीएटस की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप पेरिनियम को क्लीन कर रहे हो तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दैट इज़ नीडेड, बट जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज कहाँ पे है, यूरिनरी मीटस पे। ठीक है, पेरिनियम देखो, जब भी आप यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर पेशेंट को लगाओगे तो जो आपके बैक्टीरियल जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज़्यादा यूरिनरी मीटस पे होगी। ठीक है, तो यूरिनरी मीटस को क्लोजली हमें क्या करना है, क्लेंस करना है। तो जब हम पेरिनियम की बात करते हैं तो पेरिनियम तो आपका बाहर का एरिया है। ठीक है, और हमें बेसिकली क्या देखना है, सबसे ज़्यादा हमें पता है कि मीटस के पास क्या होता है, आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो मेटस के पास ज़्यादा इजीली प्रेजेंट है तो वो इजीली एंटर कर सकते हैं। तो पेरिनियम को क्लेंस करना इज़ नॉट नेसेसरी, बेस्ट प्रिवेंशन नहीं है। आपको करना चाहिए क्लीन, बट बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि हमें मेन चीज़ क्या देखनी है, यूरिनरी मीटस को देखना है। यूरिनरी मीटस के पास ही आपका क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पेरिनियम को क्लीन करना इज़ नॉट बेस्ट प्रिवेंशन, हमें बेस्ट वर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, ये हमें करना चाहिए, बट ये चीज़ बेस्ट नहीं है। सेकेंड थिंग इज एनकरेजिंग एडिक्वेट फ्लूइड्स। देखो इसमें चीज़ क्या है कि आपको जो पेशेंट है आपको उससे ज़्यादा फ्लूइड देना चाहिए, सो दैट क्या है कि पेशेंट क्या करेगा, ज़्यादा यूरिन पास करेगा तो पेशेंट को क्या है, इजीली इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बट स्टिल मेन चीज़ क्या है हमारा, यूरिनरी मीटस। यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर में हमारा आंसर हमें पता है कि हमारा यूरिनरी मीटस जो है वो क्या है, बहुत क्लोज होता है, तो वहाँ से एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टिल अगर आप ज़्यादा फ्लूइड दे भी रहे हो पेशेंट को और पेशेंट ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, बट स्टिल ये पेशेंट को क्या है, बेस्ट प्रिवेंशन नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा मेन जो आंसर इवॉल्व करेगा वो यूरिनरी मीटर्स के आसपास करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। थर्ड थिंग इज इरीगेटिंग द कैथेटर वंस डेली। ठीक है, अगर आप इरीगेशंस करोगे तो इरीगेशन में क्या चाहिए, आपको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा। अब आप क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को ओपन करोगे तो आप क्या करेगा, अब ये क्या होगा कि आपका जब आपने सिस्टम ओपन किया तो इजीली आपके पेशेंट जो आपके इन्फेक्शन है वो पेशेंट में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको इरीगेट नहीं करना था, तो आंसर ही रॉन्ग है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी क्या कर रहे हो, पूरा जो आपका क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है आप उसको ओपन करके क्या कर रहे हो, पेशेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री दे रहे हो। ठीक है, तो आप इसको नहीं करोगे तो ये बेस्ट प्रिवेंशन तो नहीं है। तो लास्ट क्या बचता है, क्लेंजिंग अराउंड द मीएटस रूटीनली। तो यहाँ पे वर्ड आया है मीएटस, और हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हमें कहाँ चीज़ देखनी है, मीटस को देखनी है, यूरिनरी मीटस को देखना है। यूरिनरी मीटस के पास ही सबसे ज़्यादा आपके इन्फेक्शंस होते हैं, तो आपको क्या करना है, यूरिनरी मीटस को ही रूटीनली क्लेंस करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी आप यूरिनरी मीटस को उसके आसपास की स्किन को रिमूव करोगे, ठीक है, रिमूव एज इन कि आप उसको क्लेंस करोगे, आप उसमें से बैक्टीरिया को रिमूव करोगे, तो क्या होगा, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में मिनिमल आपके बैक्टीरियाज की एंट्री परमिट हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, यूरिनरी मीटस की क्लेंजिंग करनी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यूरिनरी मीटस जो होता है सबसे क्लोज होता है, तो वो यूरिनरी मीटस अगर आपका क्लीन नहीं है तो उसके अगर आप ये आपका जैसे है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लेटोरिस है, आपने यहाँ पे से एंटर किया हुआ इनड्वेलिंग। अब देखो ये पेरिनियम का एरिया है आपका। ठीक है, तो इस पेरिनियम के एरिया को मैं क्लीन करके क्या करूँ, क्योंकि मेरा कैथेटर तो यहाँ पे इंसर्टेड है। ठीक है, तो ये जब मेरा कैथेटर यहाँ इंसर्ट है तो मैं इस एरिया को क्लीन करके क्या करूँगी, तो ये मेरे लिए नॉन बेनिफिशियल है।
जब मैं फ्लूड का ही पेशेंट को बोली तो ठीक है, फ्लूड बार बार बाहर आ रहा है बाहर आ रहा है, पर ये वाला एरिया जो है ना ये कॉन्टेजियस है, यहाँ से बैक्टीरिया की एंट्री होती है। तो ये फ्लूड अगर बार बार बाहर आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बैक्टीरिया तो यहाँ स्टिल प्रेजेंट है। सेकेंड थिंग है, अगर मैं कैथेटर को एक बार क्या करती हूँ, इरिगेट कर रही हूँ, ठीक है, निकाल रही हूँ, मैंने वो किया, तो ये जो ये क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है ना, मुझे कैथेटर निकालना पड़ेगा, फिर मैं उसको वॉश करूँगी एंड देन मैं पेशेंट में दोबारा डालूंगी। तो इसमें क्या होगा कि मैं पेशेंट को ज़्यादा रिस्क पे रख रही हूँ इन्फेक्शन के, ठीक है। तो ये तो फैक्टर ही नहीं बैठता। लास्ट क्या बचा, जब मैं ये मीटर्स के आसपास इस वाले एरिया को रेगुलरली अगर क्लीन करती हूँ तो इससे क्या होगा, बैक्टीरियल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होगी जब बैक्टीरिया में ऑलरेडी मैं रिमूव कर रही हूँ, तो बैक्टीरियल एंट्री क्या होगा आपके पेशेंट की बॉडी में नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर इज क्लेंजिंग अराउंड द meatus. So let's see the another question we are having. So the question we are having is, a nurse is counseling a woman who had recurrent urinary tract infections. What factor should the nurse explain is the reason why women are at greater risk than men for contracting द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पेशेंट है वो एक काउंसिल कर रही है एक फीमेल को, ठीक है, अबाउट रिकरेंट यूटीआईज, ठीक है। तो वहाँ पे पेशेंट को ये बोला गया कि ऐसा कौन सा फैक्टर है कि नर्स को वो चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए कि क्यों फीमेल्स ज़्यादा रिस्क पे होती है देन मेन फॉर गेटिंग यूटीआईज, ठीक है। कि एक फीमेल आपके पास आई, आप उसे अबाउट रिकरेंट यूटीआई, मतलब जो बार बार यूटीआई हो रहा है फ्रीक्वेंटली, उसके बारे में पेशेंट को बता रहे हो, तो आप ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको पेशेंट को, मतलब जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो ऐसा कौन सा फैक्टर आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि एक फीमेल को ज़्यादा क्यों यूटीआईज का रिस्क होता है एज कंपेरिजन टू मेल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है अल्टर्ड यूरिनरी पीएच। जो अल्टर्ड यूरिनरी पीएच है, तो यूरिनरी पीएच क्या होता है, वो मेल और फीमेल दोनों में सेम रेंज पे होता है, ठीक है। तो सेम रेंज पे होने की वजह से ये, जब वो सेम रेंज पे है तो कोई ग्रेटर रिस्क पे नहीं है, दोनों बराबर रिस्क पे। अगर अल्टर हुआ तो दोनों में यूटीआई इजीली कॉज हो सकता है। तो ये कोई कंपैरिजन शो नहीं कर रहा है, आपका यूरिनरी पीएच क्या है दोनों के लिए सेम है। सेकेंड थिंग इज हार्मोनल सिक्रीशन। हार्मोनल सिक्रीशन का, ठीक है, यूटीआई होने से कोई लेना देना नहीं है। यूटीआई बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है आपका, ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन सिक्रीशन की वजह से कोई यूटीआई कॉज नहीं होता, ये तो कॉज फैक्टर में नहीं आता। सेकेंड थिंग इज जक्स्टापोजिशन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। अगर पोजीशन की जो, अगर आपकी पोजीशन जो है ब्लैडर की वो क्या होती है, अल्टर होती है, तो देखो ब्लैडर की जो पोजीशन है वो भी दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है तो कोई ग्रेटर रिस्क पे हुआ ही नहीं। जब जो चीज़ सेम है वो कंपैरिजन कभी करा ही नहीं सकती। ये पीएच भी सेम है तो वो भी कोई कंपैरिजन नहीं करा रहा। आपका पोजीशनिंग सेम है ब्लैडर की, वो भी कोई कंपैरिजन नहीं करा रही है। हार्मोनल सिक्रीशन यूटीआई कॉज नहीं कर रही। तो लास्ट क्या बचता है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूरेथ्रा टू द एनस, ठीक है। अब फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, और मेल्स का यूरेथ्रा कैसा होता है, लॉन्ग होता है। तो फीमेल्स का जो शॉर्ट किसका होता है आपका, फीमेल्स का, और लॉन्ग किसका होता है, मेल्स का। तो शॉर्ट होने की वजह से क्या है, शॉर्ट होने की वजह से यूरेथ्रा और एनस का कनेक्शन इसमें क्या होता है, बहुत पास होता है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, ये आपका यूरेथ्रा, तो ये आपका एनस है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, ठीक है। यही चीज़ अगर मेल की है तो मेल की एनाटमी कुछ ऐसी है, ठीक है। तो मेल का जो एनस है वो बहुत पीछे है, तो समझ लो आप ये चीज़ जो ऐसे कनेक्शन में आ रहा है ये काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। तो इसे इजीली यूटीआई फीमेल्स में होता है, क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस पे, तो इजीली क्या यहाँ से सिक्रीशन पास होके, एनस से सिक्रीशन पास होकर के क्या हो सकता है, इजीली ब्लैडर तक, आपका यूरेथ्रा तक पहुँच सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स जो होती है ज़्यादा रिस्क पे होती है एज कंपेरिजन टू मेल फॉर गेटिंग यूटीआईज, ठीक है। मेल का एनल रीजन बहुत बैकवर्ड होता है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है यूरिनरी मीटर्स तक पहुंचने में, यूरेथ्रा तक पहुंचने में, ठीक है। तो वो चीज़ क्या करता है, मेल्स में यूटीआई के रिस्क को बहुत कम कर देता है, क्योंकि देर हैविंग अ डिस्टेंस। बट फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैडर और एनल रीजन का डिस्टेंस बहुत कम होता है और वो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है। तो ईजिली क्या हो सकता है, आपका यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूरेथ्रा टू द एनस, ठीक है। So the correct answer is proximity of the urethra to the anus. So let us see the another question we are having. So the question is, a client who is receiving phenytoin dilantin ask why folic acid folate was prescribed. What is the best explanation by the nurse? ठीक है, तो आपके पास एक क्लाइंट है जिसको आप फेनेटोइन प्रोवाइड कर रहे हो और वो पेशेंट ने, आपने पेशेंट को क्या है, फॉलिक एसिड भी पेशेंट को प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट ने आपसे पूछा
कि अगर मुझे फेनाटॉइन चल रहा है तो उसके साथ साथ मुझे फॉलिक एसिड क्यों चल रहा है। तो यहाँ पर नर्स क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन देगी, मतलब ऐसा कौन सा आंसर है जो बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, जो इस फिनोमेना को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा कि फेनाटॉइन के साथ फॉलिक एसिड को क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब भी आप पेशेंट को फेनाटॉइन दोगे तो वो आपका क्या करेगा, फॉलिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ऑलवेज। फेनाटॉइन क्या करता है, फॉलिक एसिड के अपोजिट में काम करता है। ठीक है, अपोजिट में वर्क करता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब कभी भी पेशेंट फेनाटॉइन पे होगा तो फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड इज इनहिबिटेड। ठीक है, सेम चीज़, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है कब, बिल्कुल, या तो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि जो भी फूड आप लोगे उसमें से क्या होगा, आपका इनहिबिशन किसका, फॉलिक एसिड का नहीं होगा। ये तो चीज़ हुई ना, एब्जॉर्प्शन लेने की वजह से, मतलब फूड लेने की वजह से क्या हो रहा है, फूड में से आपका एब्जॉर्प्शन होता है फॉलिक एसिड का। ठीक है, तो फॉलिक एसिड, बेसिकली बात अभी फॉलिक एसिड की चल रही है तो इसलिए हम फॉलिक एसिड को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप खाना ले रहे हो उसमें से आपका फॉलिक एसिड का क्या है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेनाटॉइन, अब भी मैंने बताया कि वो क्या करता है, फॉलिक एसिड के अपोजिट में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड पेशेंट को देना है, बट फॉलिक एसिड की भी आपको डोज का ध्यान रखना है। अगर आपकी डोज फॉलिक एसिड की बढ़ गई तो फेनाटॉइन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, फेनाटॉइन का जो रिलीज है, ठीक है, फेनाटॉइन का जो भी आपका एक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर आपका फॉलिक एसिड क्या है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो अगर फेनाटॉइन, देखो फेनाटॉइन आप प्रोवाइड करो तो फॉलिक एसिड नहीं काम कर रहा। अब जब आपने फॉलिक एसिड का बॉडी में कंटेंट बढ़ा दिया ना तो फेनाटॉइन काम नहीं करेगा। तो आपको जो पेशेंट, जिस थेरेपेटिक यूज़ के लिए आप पेशेंट को फेनाटॉइन प्रोवाइड कर रहे हो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, फेनाटॉइन का वर्क भी बनाए रखना है और फॉलिक एसिड का वर्क भी बनाए रखना है। ठीक है, तो आपको एक कैलकुलेटेड डोज में पेशेंट को फॉलिक एसिड देना है। और फॉलिक एसिड क्यों देना है, क्योंकि फेनाटॉइन जब पेशेंट लेता है तो फूड में से एब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो पाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द एक्शन ऑफ फेनाटॉइन इज पोटेंशिएटेड। अब देखो मैंने अभी बताया अपोजिट में वर्क कर रहा है, फॉलिक एसिड बढ़ेगा तो फेनाटॉइन का एक्शन तो कम हो गया, तो ये तो आंसर रॉन्ग है। थर्ड थिंग इज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड इज इम्प्रूव्ड। अब भी बताया कि फेनाटॉइन तो अपोजिट काम कर रहा है, तो अपोजिट काम कर रहा है तो फूड से एब्जॉर्प्शन कैसे इंप्रूव हो सकता है। अगर ये इंप्रूव होगा तो अपोजिट काम ही नहीं करेगा, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ही नहीं होगी, तो हम फॉलिक एसिड की टैबलेट देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अगर हमने फेनाटॉइन के साथ फॉलिक एसिड दे रहे हैं हम लोग, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो उसको अफेक्ट कर रहा होगा ना, और अफेक्ट करने का मतलब वो उसको कहीं ना कहीं बॉडी में से कम कर रहा होगा। अगर वो ज़्यादा कर रहा होता तो हमें उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो कम हो रहा है, ऑब्वियस है ना, वेरी ऑब्वियस है। तो जब फूड आयरन में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रहा है अच्छे से, तो फिर मुझे फॉलिक एसिड देने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये लॉजिकली नहीं बैठ रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। लास्ट इज न्यूरोपैथी कॉज्ड बाय फेनाटॉइन इज प्रिवेंटेड। अब न्यूरोपैथी क्यों प्रिवेंट होगी, क्यों, क्योंकि फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है, तो मुझे पता ही है। तो जब हमें पता है फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो फॉलिक एसिड कम होगा तो न्यूरोपैथी तो होगी। तो ये क्या है, आप इसको प्रिवेंट कैसे करोगे, प्रिवेंट तो ये हो ही नहीं रही। क्यों, क्योंकि ये तो कॉज हो रही है फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से। तो ये भी आंसर आपका रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड इज इनहिबिटेड। ठीक है, आपके फूड से उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए हम फॉलिक एसिड पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आती है तो आप एक चीज़ बहुत लॉजिकली सोचो कि अगर आपके किसी क्लाइंट को फेनाटॉइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमने फॉलिक एसिड भी दिया। ये तो आपको चलो नहीं भी पता देते हैं नहीं, पर कुछ ने तो पूछा ना कि फॉलिक एसिड क्यों दिया जा रहा है। दिया जा रहा है मतलब प्रिस्क्राइब हो रहा है, मतलब कि दिया तो जाना चाहिए, दिया जाएगा भी, तो दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, इसलिए तो दिया जाएगा जब बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होगी, वरना अननेसेसरी तो कोई फॉलिक एसिड नहीं खाता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपके क्वेश्चन से ही आपको आंसर कहीं ना कहीं मिल जाता है हिंट में, कि आपका जो फॉलिक एसिड है वो आपकी बॉडी में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए अब कम कब होगा, जब आप फूड से उसको इनटेक नहीं कर सकते। देखो बाकी दूसरा क्या बोल रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूव होने का मतलब वो अच्छे से बढ़ेगा, अच्छे से बढ़ेगा तो मुझे उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो आंसर ही गलत हो गया। न्यूरोपैथी जो है वो तो कॉज हो ही होगी, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। फेनाटॉइन का एक्शन पोटेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बताया कि अपोजिट में वर्क करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड इज इनहिबिटेड. So hope you guys like the video and you got some information from the video, and I hope कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी and you guys were able to know कि ठीक है आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, आप कैसे उस चीज़ को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है,
So thank you so much guys for watching, and do share, like and subscribe the channel. So thank you so much guys for watching, and keep supporting guys. Thank you so much.